हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है, आप जानते ही हैं, जिसमें हम अजय रावत की पुस्तक को सॉल्व करते हैं, जिसका आज हम देखेंगे भाग 5। चैप्टर और हम 3 भागों में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जो हमारा है कुमाऊँ का चंदवंश, उसका भाग 2। इससे पहले टोटल 4 वीडियो हमारे आ चुके हैं, बहुत ध्यानपूर्वक उनको देखें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखनी है, पूरी कहानी के माध्यम से पूरा टॉपिक समझाया हुआ है, कहानी भी सुननी है और नोट्स बनाते हुए चलने हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इससे पहले की जो क्लास हुई है उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसको भी ज़रूर देखें। 3 थ्योरी वाली क्लास यानी टॉपिक वाइज क्लास हमारी आ चुकी हैं पॉलिटी से रिलेटेड, और उन तीनों क्लासों के प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा चुका हूँ। तो बहुत ध्यानपूर्वक उनको देखते रहे, लगातार ऐसी सीरीज हमारी चलती रहेगी। और उत्तराखंड का इतिहास का आज इस हफ्ते का तीसरा वीडियो है, और इसी के साथ फिर इसका अगला भाग देखेंगे। ये हमारी अजय रावत जी की पुस्तक है, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, और ये इनका इंडेक्स है, आप देख सकते हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं 3 भागों में। बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ा रखा है, जिसने वो वीडियो नहीं देखे पहले ज़रूर देखें, ताकि सीरियल वाइज आप इतिहास समझते हुए चलें। आज हमारा चल रहा है कुमाऊँ का चंद राजवंश, इसका सेकेंड पार्ट। 33 राजाओं तक हम 34 राजाओं तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 35वें राजा से लेकर 49 या 50th राजा तक देखेंगे कंप्लीट। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, सेशन को लगातार फॉलो करना है। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता रखी है। अजय रावत जी की क्लास हमारी आती हैं वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को। कितने बजे? दिन में 12 बजे। इसी के साथ मंगलवार, बृहस्पतिवार और सैटरडे। मंगलवार को उत्तराखंड वन लाइनर और हिंदी MCQ सीरीज, बृहस्पतिवार को हमारी इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज सीरीज़, और सैटरडे को जो टॉपिक वाइज हमने पॉलिटी नोट्स पढ़े थे उन्हीं के हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो लगातार आपने सेशन फॉलो करने हैं। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था 3-4 चैप्टर जैसे हमारे समाप्त होंगे अजय रावत की, तो हम अपनी परीक्षा वाणी को भी स्टार्ट करेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा। टोटल 9 चैप्टर है हमारे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये हमारा दूसरा भाग है आज। तो पहले शासक हैं आज के भारती चंद, जिनका टाइम पीरियड है 1437 से 1477। अब टाइमलाइन पे तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइमलाइन दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट इनसे रिलेटेड है, भारती चंद के पवाड़े या भड़कों या चर्चा का कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध है। पवाड़े मतलब क्या होते हैं? वीर गाथाएं। इनके बारे में अभी बेसिक जानकारी जो हम पढ़ने वाले हैं, डोटी को विजय करने वाले पहले शासक हैं, यह आपने याद रखना है। ये सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। लगभग इन्होंने डोटी पर आक्रमण करने के लिए 12 वर्ष तक का समय बिताया था। तो वही सारी कार्यक्रम हमने पढ़ने हैं, तो इसको देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौन्याल के साथ इनके द्वंद्व या पवाड़े या वीर गाथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। भारती चंद ने डोटी के राजाओं से पूर्ण मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू किया था, और इस समय नेपाल या डोटी में मल राजाओं का शासन होता था। डोटी के मल राजाओं ने सीरा डीडी हाट को अपने राज्य में मिला लिया था, तथा इस क्षेत्र को पर्वत डोटी या पर्वत डोटी का देश कहा करते थे वे, सीरा वाले क्षेत्र को। अगला पॉइंट, डोटी के मल राजाओं ने सीरा या डीडी हाट वाला जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ का शासन जिसे सौंपा, इसे वे रैका या राय राजा कहते थे। रैका या राय। अगला पॉइंट, भारती चंद के समय नेपाल में डोटीमल का शासक यक्षमल या जयमल था, तथा सीरा का शासक यानी जो इन्हीं के अधीन होता था रैका, सीरा का शासक बली नारायण संसारमल था। अगला पॉइंट देखते हैं, मड़वा गडोल में भारती चंद के कटकू से ज्ञात होता है कि उसने एक कटक सेना बनाई थी, यानी इस सेना में इन्होंने क्या करा, हर जाति के व्यक्तियों को शामिल करा था, यानी वे किसी भी हालत में डोटी के शासकों को हराना चाहते थे। यानी उनके दास्ता से, हम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था पहले लेक्चर में, कि जो डोटी राजाओं के अधीन शासक होते थे उन्हें मांडलिक राजा कहते थे, डोटी के राजा। तो मांडलिक राजा का पद अपना छोड़कर खुद स्वतंत्र राजा बनना चाहते थे हमारे भारती चंद। तो इसी वजह से इतने वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया है।
तो इस सेना या कटक ने अपना पहला पड़ाव देव सिंह मैदान के पास कटकू नौला या कू नौला के पास में लगाया था। वर्तमान में समाप्त हो चुका है, वर्तमान में कार्यरत नहीं है। अगला पॉइंट, मल राजाओं के विरुद्ध 12 वर्षों के संघर्ष के बाद भारती चंद ने मलों को हराया, और इसकी जानकारी हमें मिलती है हमारे पिथौरागढ़ के हुड़ेती ताम्रलेख से। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, 12 वर्षों तक का संघर्ष हुआ था इनका। अगला पॉइंट देखते हैं, भारती चंद जी ने अपना जो दूसरा पड़ाव है बड़ालू से गौरी हाट के बनाया था, और इस पड़ाव को वर्तमान में बाली चौड़ा के नाम से जाना जाता है। भारती चंद के समय पे ही नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। अब नायक जाति क्या थी इसके बारे में देख लेते हैं। जो भारती चंद के सैनिक थे हमने देखे थे, 12 वर्ष तक संघर्ष हुआ था। तो ये जो सैनिक थे ये इन्हीं क्षेत्रों में रहने लग गए थे। तो इन सैनिकों के यहाँ के आसपास की स्त्रियों से क्या हो गए थे, संबंध हो गए थे। तो भारती चंद के सैनिकों और स्थानीय जो स्त्रियां थी, इनसे उत्पन्न जो भी संतान होती थी उसे नायक संतान कहा जाता था या नायक जाति कहा गया। और जिन स्त्रियों से इन सैनिकों के संबंध होते थे उन स्त्रियों को कटकाली कहा गया। ये याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, कटकाली। अगला पॉइंट, भारती चंद ने बड़ालू का शासक अपने पुत्र पर्वत चंद को बनाया, और इसके जो पुत्र थे वो कौन कौन है, तो पर्वत चंद हैं और रत्नचंद। रत्नचंद अगले शासक बने हैं, यानी जो चंद वंश का अगला शासक देखेंगे वो रत्नचंद ही देखने वाले हैं, 36वें शासक। और पर्वत चंद का कहीं कहीं पर नाम सुजान कुंवर भी प्राप्त होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नायक जाति इन्हीं के समय पे है। और 1450 के टाइम पे अगर आप ध्यान दें, वैसे तो इन्होंने 1450 इसके आसपास ही अपने जो पुत्र हैं रत्नचंद, इनको सत्ता सौंप दी थी, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट मिलते हैं, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान दें। अगले राजा कौन बने थे आपने ध्यान रखना है। तो अगले शासक जो 36वें शासक है हमारे चंद वंश के, वे हैं रतन चंद या रत्नचंद। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट है, भारती चंद के बाद अगले जो शासक बने हैं उनके पुत्र रत्नचंद बने हैं, और इसकी जानकारी प्राप्त होती है खेती खान ताम्रलेख से। मलों के विरुद्ध विजय में इन्होंने अपने पिता की बहुत मदद की थी। देखो, मलों यानी डोटी के राजाओं को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन जैसे इन्होंने हराया तो एक बार फिर से नागमल नाम के व्यक्ति ने वहां पर चंद राजा के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो पुनः डोटी पर सफलता प्राप्त की थी हमारे रतन चंद जी ने, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, चंदों का पहला बंदोबस्त इन्होंने किया था। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप देख रहे हैं डोटी वाला क्षेत्र जीत गए थे और डोटी के राजाओं को इन्होंने हरा दिया था। जो भी उनके अधीन हमारा क्षेत्र होता था उन डोटी के राजाओं के अधीन इन्होंने सारा ले लिया था। तो उस क्षेत्र का बंदोबस्त करना अति आवश्यक हो जाता था। तो इसी वजह से चंदों का पहला बंदोबस्त किसने किया था, रतन चंद ने किया था, ध्यान देंगे। और सोर वाला क्षेत्र भी ये जीत चुके थे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले शासकों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक हैं कीर्ति चंद, काफी महत्वपूर्ण शासक, 37वें शासक। इनके गुरु थे गुरु नागनाथ जी, और ये पहले शासक हैं जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल भी जीता। और गढ़वाल में उस समय शासक कौन थे, अजयपाल। तो इनकी कीर्ति फैली गढ़वाल में भी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। किसकी कीर्ति फैली, कीर्ति चंद की कीर्ति फैली गढ़वाल में। गढ़वाल वाला क्षेत्र ये जीते, और किसको हराया, अजयपाल को इन्होंने हराया था। गढ़वाल के शासक, गढ़वाल के पवार वंश के शासक को इन्होंने हराया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले शासक जो हैं 38वें शासक प्रताप चंद, महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, खाली क्रम देखना है। 39वें शासक हैं ताराचंद। 41वें शासक हैं मानिक चंद, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है हमने। इनके समय सूर वंश के विद्रोही खवास खां को इन्होंने शरण प्रदान की थी अपने समय पे, मानिक चंद ने। 41वें शासक है कल्याण चंद या काली कल्याण चंद। 42वें शासक हैं चंदवंश के पूरन चंद, इतना आवश्यक नहीं है। अब आते हैं महत्वपूर्ण शासक, 43वें शासक हमारे भीष्म चंद जी। ये तारा चंद के पुत्र बालो को गोद लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। यह चंपावत में, क्योंकि भीष्म चंद के बाद जो अगले शासक भी बनने वाले हैं बालो कल्याण चंद बनने वाले हैं। तो भीष्म चंद जी ने क्या करा था, जो ऊपर हमने शासक देखे थे तारा चंद, उनके जो पुत्र थे बालो, उनको गोद लिया था हमारे भीष्म चंद जी ने। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट इनके बारे में, यह चंपावत में शासक करने वाले अंतिम चंद शासक हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करना प्रारंभ करी थी। चंपावत से कहाँ लाए थे, अल्मोड़ा लाने का प्रयास किया था, लेकिन कंप्लीटली किनके समय पे अल्मोड़ा आई थी, कल्याण चंद जी के समय पे।
अगला पॉइंट देखते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर खगमराकोट अल्मोड़ा को बनाया, यानी इनके टाइम पे ये कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। भीष्मचंद जी ने ही खगमरा का किला बनवाया। अब बहुत सारे किले पूछता है किसने बनाया, तो इनको इसको भी याद करने का मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। भीष्म पितामह हम जानते हैं महाभारत के समय पे इन्हें स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से मरने का इनको वरदान प्राप्त था, तो भीष्म मरा करके आप इसको याद रख सकते हैं। खगमरा, भीष्म मरा। तो खगमरा का किला किसने बनाया? भीष्मचंद जी ने बनवाया। और इनकी हत्या किसने करी है? एक खस व्यक्ति था, खस शासक कह सकते हैं, गजवा नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। खस जाति के एक व्यक्ति गजवा, जिसने कि इनकी हत्या कर दी थी, हमारे 43वें शासक भीष्मचंद की हत्या कर दी थी। अब देखते हैं अगले शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है। सेशन पसंद आते तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। सेशन इसी प्रकार आते रहेंगे, बिल्कुल चिंता न करें। आगामी परीक्षाओं से पहले आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाने वाली है। उत्तराखंड में जो 40 नंबर का हमारा रहता है पोर्शन, उसमें लगभग 5 से 6 सवाल हमारे हिस्ट्री के रहते हैं, तो उन सवालों के लिए हमें इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो पूरा सेशन कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप शॉर्ट वीडियो भी हमारे ज़रूर देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक वीडियो वाले भी देख सकते हैं, और छोटे छोटे स्मॉल वीडियो उत्तराखंड परीक्षा वाणी से लिए हुए मैंने बहुत सारे टॉपिक बना रखे हैं। आप विजिट करें चैनल पे, प्लेलिस्ट से देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। सामान्य ज्ञान में भी आपको मैं बताऊं, प्राचीन भारत का इतिहास MCQ सीरीज मैंने कंप्लीट करा रखी है, भूगोल कंप्लीट करा रखा है, आधुनिक भारत कंप्लीट करा रखा है, खेल से रिलेटेड, प्रमुख दिवसों से रिलेटेड, प्रमुख पुस्तकों से रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। और रिसेंटली हमारे क्या चल रहे हैं, पॉलिटी की क्लास भी चल रही है और MCQ सीरीज भी चल रही है, तो उनको लगातार फॉलो करें, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। और अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा एक महामैराथन वाली क्लास भूगोल की मैं आपके लिए ला चुका हूँ, तो अगले हफ्ते जो मैराथन वाली क्लास आपके लिए आ सकती है, प्राचीन भारत की MCQ वाली सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूँ, आप उसको देखें पहले, और प्राचीन भारत वाला ही पोर्शन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एक वीडियो में कंप्लीट हम करेंगे पूरा प्राचीन भारत। अब वो क्लास किस दिन आएगी आपको बता दिया जाएगा, कोशिश करी जाएगी कि अगले सोमवार को आए। अभी जो कल सोमवार आएगा उसमें नहीं, उसके अगले सोमवार में मैं कोशिश करूँगा, या संडे को कोशिश करी जाएगी कि वाली सीरीज आपके लिए लाई जाए। तो आपने क्या करना है, प्राचीन भारत वाला पोर्शन बढ़िया से देख लेना है, उसको रिविजन कर लें। तो देखते हैं अगले शासक, 44वें शासक कल्याण चंद या बालो कल्याण चंद। इनका टाइम पीरियड है 1545 से 1565। टाइम पीरियड ना भी याद रखें चल जाएगा, लेकिन इनसे रिलेटेड फैक्ट आपने याद रखने हैं। इनका अन्य नाम प्रजा हितैषी भी पाया जाता है, और ये नाम इनको किसने दिया था? अनंत देव नाम के व्यक्ति ने दिया था। अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं, पिथौरागढ़ के कालीपाना गाड़, काला पानी गाड़ और भेटा ताम्रलेख में इनकी उपाधि महाराजाधिराज श्री कल्याण चंद देव प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में, इन्होंने मणकोट को अपने राज्य में मिलाया था, यानी मणकोट के जो राजा थे नारायण चंद, उनको इन्होंने हराया था। मिलाने के बाद इन्होंने क्या करा, चंपावत से अपनी राजधानी कहाँ लेकर आए? ये अल्मोड़ा लेके आए। पूर्ण रूप से अपनी राजधानी अल्मोड़ा राजपुर लेके आए थे, याद रखेंगे। मल्ला महल का निर्माण इन्होंने कराया था, कल्याण चंद ने ही मल्ला महल का निर्माण किया। जैसे हमने देखा था इससे पहले जो शासक थे हमारे भीष्मचंद, उन्होंने खगमरा किला बनाया था, तो मल्ला महल किसने बनाया था? मल्ला महल हमारे बनाया था रुद्रचंद ने। अगला पॉइंट देखते हैं, मल्ला महल रुद्रचंद जी से रिलेटेड है, लेकिन कल्याण चंद जी से रिलेटेड अगर देखेंगे तो नेल पोखर का महल है कल्याण चंद जी से रिलेटेड। ये वाला फैक्ट गलती से यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। नेल पोखर का महल, जिसको लाल मंडी का किला या फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, या इसे पलटन बाजार भी कहा जाता है, तो इसको किसने बसाया था? इसको बसाया था हमारे कल्याण चंद जी ने। राजधानी पूर्ण रूप से अल्मोड़ा कब लाए थे? तो ये याद रखना आपने 1563 के पास में। अगला देखते हैं, इनकी जो पत्नी है वे डोटी राजा हरिमल की बहन है, और इन्हें हरिमल जी ने क्या दिया था? सोर राज्य इनको दहेज में दिया था। किसने? हरिमल ने। लेकिन ये क्या चाहते थे, ये सीरा वाला क्षेत्र, सीरा यानी डीडी हाट वाला क्षेत्र अपने अधीन चाहते थे। अब सीरा वाले क्षेत्र को ही जीतने के लिए इन्होंने कई बार प्रयास किए, तो सीरगढ़ पर इन्होंने 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जीत पाए, पराजित हो गए। अंत में इनके एक सेनापति हैं पुरुषोत्तम पंत जी ने सीरगढ़ को जीतने में इन्होंने इनकी मदद की थी। आपने याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और इन्हीं के समय पे पंचायती राज व्यवस्था भी लागू हुई थी, याद रखना आपने। पंचायती राज व्यवस्था किसके समय पे लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी
कल्याण चंद जी के समय पे। पंचायती राज व्यवस्था ये लेके आए थे, क्यों? जनता के कल्याण के लिए। तो पंचायत कल्याण करके आप इनको याद रख सकते हैं। अगले शासक देखते हैं। अभी पुरुषोत्तम पंत जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने देखनी है, तो उसको यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको, इनसे रिलेटेड कहानी। तो अगले जो शासक बने हमारे चंद्रवंश के 45वें शासक रुद्रचंद्र, 1565 से 1597 के बीच में। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकारी थी 1587 में, और अकबर से इनकी भेंट हुई थी लाहौर में 1588 में। अब इसकी कहानी भी आपको बता देते हैं। तराई पर उस समय शासन हो चुका था हुसैन खां का, तो इन्होंने क्या करा, हुसैन खां को यहाँ से भगा दिया था, तराई वाले क्षेत्र से हमारे रुद्रचंद जी ने। तो हुसैन खां कहाँ चला गया? घायल अवस्था में मुगल दरबार में चले गया। तो मुगल दरबार से हमारे अकबर ने मुगल सेना को किसके खिलाफ भेज दिया? और रुद्रचंद के खिलाफ भेज दिया। तो मुगल सेना को हमारे रुद्रचंद जी ने बुरी तरीके से हरा दिया। तो इस बात से अकबर काफी खुश हो गए। अकबर काफी खुश हो गए कि एक ऐसा कौन सा राजा है जो मुगल सेना को भी हरा दिया है। तो मुगल सेना को हराने के उपलक्ष्य में इनकी भेंट हुई थी किससे? 1587 में अकबर से हुई थी। तो अकबर से जैसे इनकी भेंट हुई थी, तो अकबर से बाद में फिर अगर देखें तो 1588 में भेंट हुई थी। अकबर के लिए इन्होंने नागौर के युद्ध में लड़ाई भी की थी। तो अकबर ने खुश होकर इन्होंने क्या करा, तराई विजय के बाद अकबर ने इन्हें 84 माल का परगना का फरमान दिया और रुद्रचंद को यहाँ का जमींदार कहना प्रारंभ किया। तो ये संपूर्ण कहानी थी। और रुद्रचंद ने ही तराई को जीतकर रुद्रपुर बसाया था, ये तो हम जान ही चुके हैं। अल्मोड़ा का मल्ला, मैंने पीछे हम पढ़ चुके थे, पीछे बताया था मैंने। तो मल्ला महल इन्होंने बनाया और अकबर के कहने पर ही, इनकी वीरता से काफी प्रसन्न हो चुका था अकबर। तो अकबर ने के कहने पर ही इन्होंने नागौर की लड़ाई में अकबर की तरफ से भाग लिया था। और हमारे रुद्रचंद जी ने ही धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक लिखाई थी। इनके अन्य कार्य अगर देखें तो चौथानी ब्राह्मणों की मंडली इन्होंने बनाई थी। अनाज का 6th भाग यानी 1/6 भाग राजधानी पहुंचाने का कार्य इनके समय पे कैनी खस करते थे। 1/6 भाग का मतलब है, अगर मान के चले 6 किलो अनाज है तो एक हिस्सा आपने क्या करना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा। 6 की जगह अगर 600 होता है तो 100 किलो आपने क्या देना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है। अब चंद जी के टाइम पे ही, रुद्रचंद जी के टाइम पे घरों में कार्य करने वाले जो लड़के और लड़कियां होते थे उनके छोड़े और छोड़ियां कहते थे। सीरी या डीडी हाट वाला पूर्ण तिहाई इन्होंने अपने अधीन किया था। किसकी मदद से? पुरुषोत्तम पंत जी की मदद से। और यहाँ का बंदोबस्त भी इन्होंने कराया था। तो सीरा वाला क्षेत्र कौन जीते? 7 बार तो हमारे भी राजा हार चुके थे, पिछले राजा हमने देखे थे। तो सीरा वाला क्षेत्र हमारे रुद्रचंद जी के लिए कौन जीते? हमारे पुरुषोत्तम पंत। अगर इनके बारे में कुछ कहानी अगर मैं आपको बता दूं पुरुषोत्तम पंत जी के बारे में, अभी नीचे हम पढ़ने वाले हैं। तो उस समय रुद्रचंद जी के टाइम पे पुरुषोत्तम पंत काफ़ी फेमस हो चुके थे एक सैनिक के रूप में, पुरुषोत्तम पंत। तो जो रुद्रचंद हमारे राजा थे, इन्होंने इनके लिए फरमान दे दिया कि भैया राजा के समक्ष प्रस्तुत हो, अन्यथा आपको 1 लाख रुपये का दंड देना होगा। तो परेशान होकर ये किसके पास चले गए? हमारे पुरुषोत्तम पंत जी राजा के पास चले गए। तो उन्होंने राजा को वचन दिया कि आपके लिए सीरा तो जीतूंगा ही जीतूंगा, इसी के साथ आपके लिए ग्वालदम वाला क्षेत्र भी जीत जाऊंगा। लेकिन सीरा वाला क्षेत्र तो आराम से जीत गए थे, लेकिन ग्वालदम वाले युद्ध में हमारे पुरुषोत्तम पंत जी का निधन हो गया था। तो उनके बारे में भी और कहानी हम पढ़ने वाले, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सीरा वाला क्षेत्र पुरुषोत्तम पंत जी जीत चुके थे, मैंने आपको बता दिया है। तो अब होता है ग्वालदम और बधानगढ़ का युद्ध। बधानगढ़ वाला ये क्षेत्र होता है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की सीमा वाला क्षेत्र था ग्वालदम बधानगढ़। ये 1581 में हुआ था। पुरुषोत्तम पंत और बलभद्र शाह उस समय राजा थे, पवार राजा, और अंतिम कत्यूरी शासक सुकाल देव, इन दोनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा। किसके विरुद्ध? हमारे पुरुषोत्तम पंत के विरुद्ध। इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारे गए थे और बाद में राजा रुद्रचंद जी ने सुकाल देव की हत्या भी कर दी थी, जो अंतिम कत्यूरी शासक थे। और अब रुद्रचंद जी के अगर पुत्रों की बात करें तो इनके पुत्र शक्ति गोसाई हैं, जिन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है क्योंकि इनकी आंखें नहीं थी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी फेमस थे। अब इनके बारे में भी अगर कुछ कहानियाँ अगर आपको बताई जाएँ तो आगे बताएंगे शक्ति गोसाई जी के बारे में। अब इनको आंखें तो नहीं थी, कहते हैं इन्होंने काफ़ी तपस्या की थी, तो ऐसी मान्यता है कि इनको दिव्य दृष्टि या प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रूप से चलाने के लिए ऊपर वाले भगवान की तरफ से इनको काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, ऐसी मान्यताएँ हैं। और इनके जो रुद्रचंद जी के जो अगले पुत्र हैं वे हैं लक्ष्मीचंद, जो अगले शासक बनेंगे। और रुद्रचंद जी के टाइम पे औली ब्राह्मण भी प्रसिद्ध हुए,
ओली ब्राह्मण क्या होते थे, जो ओले ओले पढ़ते थे उस समय ये जानकारी दिया करते थे कि ओले कब पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे ब्राह्मण को ओली ब्राह्मण कहा गया है। रुद्रचंद्र जी के समय पे ही संस्कृत अध्ययन करने के लिए इन्होंने युवाओं को कहाँ भेजा, कश्मीर और काशी वाले क्षेत्र में भेजा था इन्होंने। अब देखते हैं कुछ जानकारी आपकी पुरुषोत्तम पंत जी के बारे में। इनका उपनाम है पुरखू पंत और इनके जो पिता हैं वे मराठी ब्राह्मण जयदेव हैं। अब इससे पहले इनके बाद ये इनके पुत्र कैसे बने, आपको इनके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो ये गंगोली हाट वाले क्षेत्र में थे, उस समय शासक थे करमचंद। तो जिस समय ये राजा थे उस समय ये वाला जो हमारा क्षेत्र था गंगोली हाट वाला, यहाँ उपरेती और पंत जो ब्राह्मण थे आपस में लड़ते रहते थे। तो करमचंद का जो पुत्र था वे थे हमारे पुरखू जी या पुरुषोत्तम पंत जी, पुरुषोत्तम जी। तो पुरुषोत्तम जब ये उपरेती इनके खिलाफ लड़ने लग गए थे, राजा के खिलाफ लड़ने लग गए थे, तो राजा ने क्या करा, अपना जो पुत्र था वो पंत ब्राह्मण को दे दिया था। तो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया था, पुरुषोत्तम पंत पड़ गया था। तो इसको आपने ध्यान रखना है। वैसे राजा के पुत्र हुए और इनके बारे में अलग अलग देखे कुछ जानकारी जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। सीरागढ़ के सीरा का हमारा क्षेत्र था, वहाँ के राजा हरिमल को इन्होंने हराया था। सीरागढ़ विजय करने के बाद ही कल्याण चंद की जो पत्नी थी वे सती हो गई थी। और ग्वालदम का युद्ध मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बधानगढ़ का युद्ध जिसमें हमारे पुरुषोत्तम पंत जी मारे गए थे। और उस समय गढ़वाल के राजा कौन थे, बलभद्र शाह। और ग्वालदम का युद्ध किस समय हुआ था ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, 1581 के समय पे। अब देखते हैं हमारे अगले शासक। रुद्रचंद जी के दो पुत्र थे, एक थे हमारे शक्ति गोसाई जो जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे, और दूसरे थे लक्ष्मी चंद जी। तो ये शासक बने, अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो 1597 के आसपास थे। अच्छा, रुद्रचंद जी के बारे में आपको कुछ जानकारी मैं एक आध पॉइंट और भी देता हूँ। जब अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी, ये सवाल क्योंकि आ चुका है बताना आवश्यक है। अकबर से जब रुद्रचंद की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अकबर को तिब्बती याक दिया था, तिब्बती याक उपहार में दिया था, और कस्तूरी घोड़े भी दिए थे, कस्तूरी घोड़े भी दिए थे। तो कस्तूरी घोड़े और तिब्बती याक रुद्रचंद ने किसको भेंट में दिए थे, अकबर को भेंट में दिए थे जब इनकी मुलाकात हुई थी। अब देखते हैं अगले शासक, 46वें शासक लक्ष्मीचंद अगले शासक बनेंगे, जो कि हमारे रुद्रचंद जी के पुत्र हैं। इनके दो पुत्र थे। इनके समय पे, लक्ष्मीचंद जी के समय पे जो गढ़वाल के राजा थे वे मानशाह थे। लक्ष्मीचंद जी ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, 7 बार ये विफल हो गए थे। अब जब ये जीते थे 8वीं बार जब इन्होंने आक्रमण किया था तो उसके उपलक्ष्य में एक त्योहार भी बनाया था हमने, अब ये सब पढ़ने वाले हम। तो इनके अन्य नाम अगर देखें तो लक्ष्मीचंद इनका नाम मिलता है, लक्ष्मण चंद इनका नाम मिलता है मूनाकौट ताम्रलेख में, मानोदय काव्य में इनका नाम मिलता है लक्ष्मण, और लखुली विराली भी इनका नाम मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जब मुगल शासकों से इनकी भेंट होती थी या मुगल शासकों के समय ये भीगी बिल्ली के समान बने रहते थे, तो लखुली विराली इनका नाम प्राप्त होता है हमारे लक्ष्मीचंद जी का। अब देखें अगला पॉइंट जो अगले इनसे रिलेटेड है, इनके जो बड़े भाई हैं शक्ति गोसाई जो जन्म से ही अंधे थे लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत परफेक्ट थे, तो सारी प्रशासनिक व्यवस्था यही देखते थे। हमारे लक्ष्मीचंद जी के जो सेनापति हैं वे गैडा सिंह हैं। शक्ति गोसाई जो इनके बड़े भाई हैं, इन्होंने समस्त जनता के लिए न्यौवाली कचहरी और सैनिकों के लिए विस्टाली कचहरी इन्होंने निर्माण करवाया था। लक्ष्मीचंद जी के समय पे ही राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां होती थी, अब उन्हीं के बारे में देखते हैं। सरदार होते थे परगने के शासक, फौजदार होते थे सेना के अधिकारी, और नेगी होते थे राज्य के अन्य कर्मचारी, अन्य छोटे कर्मचारी होते थे नेगी। लक्ष्मीचंद ने अनेक उद्यान भी खुलवाए थे, जैसे नरसिंहबाड़ी, पांडे खोला, कबीना और लक्ष्मीश्वर उद्यान, उद्यान माने बाग, इन्होंने खुलवाए थे। अगला पॉइंट इनसे रिलेटेड देखते हैं। 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे लक्ष्मणचंद जी ने करवाया या लक्ष्मीचंद जी ने करवाया। अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली के आधार पर इनके 22 पुत्र प्राप्त होते हैं, यानी 22 पुत्रों की जानकारी इनकी प्राप्त होती है। अब इनसे अभी मैंने आपको बताया था 7 बार इन्होंने आक्रमण किया था हमारे गढ़वाल पर, लेकिन ये 7 बार विफल हो गए थे। अब आता है खतड़वा पर्व या खतड़वा त्योहार। जब 8वीं बार इन्होंने आक्रमण किया था तब इन्हें कुछ सफलता मिली थी, तो वही देखते हैं। गढ़वाल में जब इन्हें बड़ी मुश्किल से एक छोटे स्थान पर सफलता मिली थी 8वीं बार में, तो इसकी सूचना पर्वत की चोटी पर आग लगाकर भेजी गई थी राजा को।
तभी से यह त्यौहार हमारा खतड़वा त्यौहार प्रचलित है, क्योंकि इसी समय जो गढ़वाल का सेनापति था खतड़ सिंह भी मारा गया था। और गढ़वाल के शासक कौन थे? मानसा थे। अगला पॉइंट देखते हैं। लक्ष्मीचंद जी ने चंद शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया, जो कि रैका शासन व्यवस्था पर आधारित थी, और इनकी मुलाकात जहांगीर से भी हुई थी। जहांगीर के समय पे ही या जहांगीर के सामने ये भीगी बिल्ली के समान प्रस्तुत होते थे, यानी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के बने रहेंगे, तो इसी वजह से इनको लखुली विराली भी कहा गया है। और जहांगीर से इनकी भेंट हुई थी, इसकी जानकारी हमें तुजू के जहांगीरी पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके बाद अगले शासक देखें तो अगले शासक हैं दिलीप चंद जी। ये लक्ष्मण चंद जी के पुत्र हैं, जिनका क्षय रोग से निधन हो गया था। इसके बाद अगले शासक बने थे विजय चंद, जो लक्ष्मण चंद, ये यहाँ पर गलत हो गया, लक्ष्मण चंद जी के नहीं, ये दिलीप चंद के पुत्र थे। ये दिलीप चंद जी के पुत्र थे। और इनकी हत्या किसने कर दी थी? त्रिमल चंद, इनके चाचा ने कर दी थी। इनकी हत्या कर दी थी त्रिमल चंद। तो 48 शासक हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अगले शासक। अगले शासक आते हैं हमारे त्रिमल चंद। आज के अंतिम शासक देखते हैं। इसके बाद अगले शासक यानी 50वें शासक से अंतिम शासक तक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये पोर्शन बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनने हैं, जितने फैक्ट मैं बता रहा हूँ। सेशन लंबा ना हो, इस वजह से बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। 49वें शासक आते हैं त्रिमल चंद जी, जिनका टाइम पीरियड है 1625 से 38 के समय। ये भी लक्ष्मीचंद जी के पुत्र हैं। लक्ष्मीचंद जी के 4 पुत्र थे, ये ध्यान रखें, उनमें से एक पुत्र हमारे त्रिमल चंद भी हैं। गड्यूड़ा ताम्रपत्र में इन्हें महाराज कुमार युवराज कहा गया है। त्रिमल चंद ने छकाता तथा ध्यानीरो के खसों का विद्रोह दबाया था। छकाता वाला क्षेत्र मैंने आपको बता रखा है, नैनीताल वाले क्षेत्र को छकाता भी कहा गया है। अगला पॉइंट, त्रिमल चंद निसंतान थे, तो अतः अपने परिवार के ही राजकुमार बाज बहादुर चंद को इन्होंने अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। और त्रिमल चंद जी बाज बहादुर चंद को क्या कहते थे? नारायण कहकर पुकारते थे। तो अगले शासक हमारे बाज बहादुर चंद ही होंगे, लेकिन इनके बारे में हम जानकारी देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा बुधवार को आएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। लगभग 34 शासक तक हम पहले लेक्चर में, यानी जो चंद वंश का पहला भाग देखा था उसमें देखा हमने। 34वें शासक से यानी 35वें शासक थे 49th शासक तक हम आज के वीडियो में देख चुके हैं। टोटल इनके शासक हुए थे 61। तो अगले लेक्चर में सारे शासकों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, और अंतिम जो वीडियो आएगा वो प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड होगी, यानी चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड होगी। तो चंद वंश के लगभग 4 वीडियो आने वाले हैं। कोशिश करूंगा मैं तीसरे वीडियो में कंप्लीट करा जाए। अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा तो इसके 4 वीडियो लेके आए जाएंगे, 4 भाग लेके आऊँगा मैं। दूसरा भाग आज हमारा समाप्त हो रहा है। सेशन पसंद आता है तो कृपया करके इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब वीडियो को ऑटोमेटिक रिकमेंड करता है, यानी उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको इसकी आवश्यकता है ऑटोमेटिकली। तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो और भी बढ़िया। तो अगला लेक्चर अब हमारा मंगलवार के दिन होगा, मंगलवार के दिन मिलेंगे। और बाकी मैंने आपको बता ही रखा है कि जो हमारी एक महामैराथन क्लास भूगोल की हो चुकी है, जिसमें हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट भूगोल किया था। अगली जो मास्टर वीडियो या महामैराथन हमारी क्लास होगी, उसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन ये वीडियो कब आएगी इसको आपको बता दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अब तो कल सोमवार आएगा, अगले सोमवार को लाने का प्रयास किया जाएगा। उससे पहले आपने क्या देखना है, प्राचीन भारत की जो MCQ सीरीज मैंने करा रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की, लेकिन लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा आपको, और इसी के साथ साथ अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, उसके साथ फुल डिटेल वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।